स्वागत है आप सभी का इस खास विश्लेषण में। आज हम सीधे चलेंगे राजस्थान के उन विशाल दुर्गों और यूनेस्को में शामिल उन 6 किलों की दुनिया में जिन्होंने सदियों से समय और मौसम की हर मार को झेला है। आज हम उस विज्ञान और उस शानदार रणनीति को करीब से समझेंगे जिसने इन किलों को सचमुच अभेद्य बना दिया है। तो चलिए वास्तुकला के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आज के इस सफर की रूपरेखा काफी दिलचस्प है। हम शुरुआत करेंगे किलों के इतिहास से, फिर समझेंगे उनके प्राचीन वर्गीकरण को। उसके बाद हम देखेंगे उन 6 यूनेस्को दुर्गों को जिसमें शामिल हैं मेवाड़ के विशाल दुर्ग, जल और रेगिस्तानी किले और आखिर में रणथंभौर और आमेर के दुर्ग। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में किलों के इतिहास की, जो वास्तुकला का एक सुनहरा युग था। इस सुनहरे युग की नींव रखी थी शिल्पी मंडन जैसे महान शिल्पकारों ने। उन्होंने वास्तुकला पर कई अहम ग्रंथ लिखे, और जब हम उस दौर के निर्माण की बात करते हैं ना, तो एक आंकड़ा बड़ा ही हैरान करने वाला है, और वो है 32। श्यामल दास जी के ऐतिहासिक ग्रंथ वीर विनोद को अगर हम देखें तो मेवाड़ क्षेत्र में कुल 84 दुर्ग थे, और इनमें से 32 दुर्गों का निर्माण तो अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था। सोचिए उस जमाने में निर्माण का ये पैमाना कितना विशाल रहा होगा, और राज्य की सुरक्षा को लेकर उनकी दूरदर्शिता कितनी कमाल की थी। इसी दूरदर्शिता और भव्यता को वहां के स्थानीय लोग एक बड़ी ही मशहूर कहावत में बयान करते हैं, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई असली किला है तो वो सिर्फ चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब तो बस छोटी मोटी गढ़ियां हैं। ये एक छोटी सी लाइन इन विशाल संरचनाओं के प्रति लोगों के अपार आदर को दिखाती है, और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि प्राचीन विद्वानों ने आखिर इन किलों को किस तरह से अलग अलग श्रेणियों में बांटा था। और यही हमारा अगला पड़ाव है, प्राचीन वर्गीकरण, यानी किले बनाने के रणनीतिक नियम। देखिए, उस दौर में किलों का निर्माण कोई मनमाना काम नहीं था। इसके लिए बाकायदा सख्त भौगोलिक नियम थे। अगर हम प्राचीन ग्रंथों को देखें तो कौटिल्य ने पर्यावरण और भूगोल के आधार पर दुर्गों को 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा है: धानवन, वन, औद्योग और पर्वत। पर वहीं दूसरी तरफ शुक्र नीति में थोड़ा और गहराई में जाते हुए कुल 9 तरह के दुर्ग बताए गए हैं। एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि शुक्र नीति एक राज्य को बिल्कुल एक मानव शरीर की तरह मानती है, और दुर्ग को उसका एक बेहद जरूरी अंग। अब इतने सारे प्रकार होने के बावजूद सबसे बेहतरीन किसे माना गया? शुक्र नीति इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। उनके अनुसार सैन्य दुर्ग सबसे श्रेष्ठ है। ये वो दुर्ग होता है जहां चतुर और युद्ध कला में माहिर सैनिक रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि दीवारें चाहे पत्थर की कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, असली ताकत हमेशा उन वीर और चतुर रक्षकों में ही होती थी जो किले के भीतर मौजूद होते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन 6 यूनेस्को दुर्गों को जो वैश्विक धरोहर के सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। जून 2013 का वो महीना सच में ऐतिहासिक था। क्यों? क्योंकि तब इन 6 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर। हमारे इस विश्लेषण के आगे के हिस्से में हम इन्हीं किलों के इंजीनियरिंग और इनके इतिहास को एक एक करके गहराई से समझेंगे। शुरुआत करते हैं मेवाड़ के विशाल और अभेद्य दुर्गों से, जिसमें आते हैं चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ के पहाड़ी किले। मेवाड़ के जो गिरी यानी पहाड़ी दुर्ग थे ना, उन्हें ऊंचे पठारों पर पूरी तरह से रणनीतिक लाभ उठाने के लिए बनाया गया था। इसका सबसे शानदार उदाहरण है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इसका आकार एक विशाल व्हेल मछली जैसा लगता है? ये किला इतिहास के 3 बड़े मोड़ों का गवाह रहा है, यानी यहाँ 3 साके हुए थे। पहला 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के समय, दूसरा 1535 में बहादुर शाह के वक्त, और तीसरा 1568 में अकबर के सैन्य अभियान के दौरान। ये किला इतना ज्यादा विशाल है कि इसके अंदर खेती तक की जा सकती है। और हाँ, इसी परिसर में महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया वो 9 मंजिला अद्भुत विजय स्तंभ भी शान से खड़ा है। उसके बाद आता है कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता था। जरगा पहाड़ी पर स्थित इस किले की सुरक्षा दीवार, जरा इसका पैमाना सोचिए, पूरे 36 किलोमीटर लंबी है। ये दीवार इतनी चौड़ी है कि इस पर एक साथ 8 घुड़सवार बिल्कुल बराबर में चल सकते हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति में पूरे राज्य को सुरक्षित रखने के लिए ये इंजीनियरिंग का एक अचूक नमूना था।
कुंभलगढ़ की ऊंचाई और भव्यता को शब्दों में समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतिहासकार अबुल फजल ने इसके लिए एक बड़ी मजेदार बात लिखी थी। वो कहते हैं कि ये दुर्ग इतनी बुलंदियों पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर की पगड़ी तक गिर जाती है। सच में ये लाइन उस चकाचौंध कर देने वाली ऊंचाई का एकदम सटीक एहसास कराती है, जिसका सामना उस वक्त दुश्मनों को करना पड़ता होगा। चलिए अब बढ़ते हैं जल और रेगिस्तानी दुर्गों की तरफ, जहां अत्यधिक कठोर प्राकृतिक तत्वों का बेहतरीन उपयोग किया गया है। किले बनाने वालों का दिमाग देखिए। उन्होंने प्रकृति के सबसे कठोर तत्वों यानी अथाह पानी और तपती रेत को ही अपनी सबसे बड़ी ढाल बना लिया। यहां हमारे पास प्रकृति की दो बिल्कुल अलग तकनीकों के शानदार उदाहरण मौजूद हैं। एक तरफ है गांगरोन का जल दुर्ग। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना ये किला बिना किसी नींव के सीधे एक ठोस चट्टान पर खड़ा है ना हैरानी की बात। दूसरी तरफ बिल्कुल अलग माहौल में है जैसलमेर का सुनार किला या डेजर्ट फोर्ट। त्रिकूट पहाड़ी पर बने इस किले में चूने का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी से बचने के लिए इसकी छत लकड़ी से बनाई गई थी, जिस पर बाकायदा गोमूत्र का लेप किया गया था। और जब हम जैसलमेर किले की बात कर ही रहे हैं तो 99 के आंकड़े को कैसे भूल सकते हैं। पश्चिमी सीमा पर एक मजबूत प्रहरी की तरह खड़े इस विशाल किले में पूरे 99 बुर्ज हैं। जब धूप की किरणें इन पत्थरों पर पड़ती हैं तो ये बिल्कुल सोने की तरह चमक उठता है, और बस इसीलिए इसको सोनार किला कहा जाता है। ये कड़ी धूप में रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा एक सुनहरा रक्षक है। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां हम देखेंगे रणथंभौर और आमेर दुर्ग, जो रणनीति और शाही भव्यता की कहानी कहते हैं। रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया ये कथन अपने आप में बहुत कुछ बयान कर देता है। अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। देखिए, किलों को सिर्फ खुले युद्ध के लिए नहीं, बल्कि प्राकृतिक छलावरण के लिए भी डिजाइन किया जाता था। घने जंगलों और घाटियों के बीच छिपा हुआ ये किला सचमुच प्रकृति का कवच पहने हुए लगता है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1301 ईस्वी में राजस्थान का एकमात्र जल जौहर इसी किले की दीवारों के भीतर हुआ था। इसके विपरीत जयपुर का आमेर दुर्ग राजसी भव्यता की एक अलग ही धुन सुनाता है। मानसिंह प्रथम द्वारा बनवाया गया ये किला हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला शैलियों का एक बेहद खूबसूरत मिश्रण है। चंदन की लकड़ी से बने इसके दरवाजे और दुनिया भर में मशहूर इसका गणेश पोल प्रवेश द्वार, इनकी खूबसूरती सच में देखने लायक है। इसकी वास्तुकला इतनी सम्मोहक है कि बिशप हेबर ने तो यहां तक कह दिया था कि आमेर का सौंदर्य मॉस्को के क्रेमलिन से भी कहीं बढ़कर है। तो इन सब को देखने के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है। इन अभेद्य चमत्कारों को बनाने में पानी, पहाड़ियों और रेत जैसे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करने का जो प्राचीन ज्ञान था, वो आज के आधुनिक और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर को किस तरह प्रेरित कर सकता है? क्या हम आज की इंजीनियरिंग चुनौतियों को हल करने के लिए प्रकृति से लड़ने के बजाय इन प्राचीन शिल्पकारों की तरह प्रकृति को ही अपना साथी बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई गहरी सोच की मांग करता है। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।